सैनिकों के वेतन में स्पष्ट विभाजन किया गया और ऐसा गयासुद्दीन तुगलक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया कदम उठाया। उसने भू राजस्व संग्रह और प्रशासन के कार्यों का विभाजन कर दिया। अब मुफ्ती के अतिरिक्त एक और अमीर नियुक्त किया गया। वह प्रशासन का कार्य देखता था। इक्ता के आय व्यय के निरीक्षण के लिए एक अमील नामक अधिकारी भी नियुक्त होने लगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता के सैनिकों का वेतन भी केंद्रीय खजाने से देने का प्रावधान लाया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उसके इस कदम के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई और यही वजह है कि उसके काल में इतने विद्रोह हुए। फिरोज तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की नीति को उलट दिया और इक्तदार के पद को वंशानुगत बना दिया। फिरोज तुगलक सैनिकों के वेतन के बदले उन्हें गांव प्रदान करने लगा और ऐसे गांव वजह कहलाते थे और वजह को धारण करने वाले को वजहदार कहा जाता था। लोदियों के समय भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस काल में इक्तदारों का स्थानांतरण नहीं हो पाता था। खालसा या महरूसा खालसा भूमि पर भूमि होती थी जिसकी आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। प्रारंभिक सुल्तानों के समय भटिंडा और ग्वालियर खालसा भूमि थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि का विस्तार हुआ, किंतु फिरोज तुगलक ने उसकी नीति को उलट दिया। उसके समय खालसा भूमि कम हो गई। कर व्यवस्था प्रारंभ में इस्लामी करारोपण पद्धति लागू नहीं हो पाई। सबसे पहले पंजाब में इस्लामी करारोपण पद्धति लागू हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में इस्लामी करारोपण पद्धति शुरू नहीं हुई थी। आगे चलकर शरीयत के मुताबिक 4 प्रकार के कर स्थापित हुए: धार्मिक कर, जकात, धर्मनिरपेक्ष कर, खराज, जजिया और खम्स। खराज और उस्र खराज भूमि कर था जो हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था। सामान्यतः यह उत्पादन के 1/3 से कम नहीं और 1/2 से अधिक नहीं होना चाहिए था, किंतु फिरोज तुगलक ने फतुहाते फिरोजशाही में इसका भाग 1/5 निर्धारित किया है। उस्र यह मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाता था जिस भूमि पर प्राकृतिक रूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती थी। उस पर इसकी दर कुल उत्पादक का 1/10 भाग थी। जहां राज्य के द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती थी वहां इसकी दर कुल उत्पादक का 1/5 होती थी। अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान की जमीन खरीद लेता था तो उसे उस भूमि पर उस्र के बदले खराज देना पड़ता था, किंतु अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू की जमीन खरीदता था तो खराज का परिवर्तन उस्र में नहीं होता था। जकात सदका या धनवान मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसकी दर उसकी आय का 2.5% होती थी। इसका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए होता था। जजिया यह सैनिक सेवा के बदले गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसकी दर क्रमशः 48 दिरहम, 24 दिरहम और 12 दिरहम थी। यह प्रायः खराज के साथ लिया जाता था। फिरोज तुगलक ने इसे एक पृथक कर बनाया। खम्स यह युद्ध के लूट के माल पर लगता था। इसमें राज्य का हिस्सा 1/5 भाग और सैनिकों का हिस्सा 4/5 भाग होता था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने उसे उलट दिया। फिरोज तुगलक ने इसे पुनः व्यवस्थित किया। भू राजस्व व्यवस्था वास्तव में सल्तनत कालीन भूमि व्यवस्था मुस्लिम विचारधारा और पूर्ण प्रचलित देसी परंपराओं का मिश्रण थी। सामान्य रूप से तुर्कों ने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत को अपनाया। यह व्यवस्था बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित किताब उल खराज में लिपिबद्ध है। सल्तनत काल में भूमि निम्नलिखित भागों में विभाजित थी: 1 इक्ता, 2 खालसा, 3 मिल्क, 4 वक्फ और 5 इनाम। सल्तनत काल में सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि को मोरलैंड ने अनुदान कहा है। यह अनुदान मिल्क राजा द्वारा प्रदत्त वक्फ धर्म सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि इनाम पेंशन होता था। संपूर्ण साम्राज्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: खराज भूमि और मवास भूमि। खराज भूमि वह थी जिससे नियमित भू राजस्व प्राप्त होता था और मवास भूमि
भूमि वह थी जहाँ से भू राजस्व प्राप्त नहीं होता था, अतः उन क्षेत्रों में सल्तनत की सेना लूट मचाती थी। भू राजस्व खराज संग्रह की पद्धति गल्ला बख्शी या बटाई इसके 3 भाग होते थे। खेत बटाई: जब खड़ी फसल में राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था तो वह खेत बटाई कहलाता था। लंक बटाई: लंक बटाई में फसल कटने के बाद किंतु भूसा अलग करने के पहले ही राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। रास बटाई: इसमें भूसा अलग करने के बाद तैयार अनाज का विभाजन किया जाता था। कानकूट: इसमें अनुमान के आधार पर राज्य का हिस्सा निर्धारित किया जाता था। मसाहत: मसाहत भूमि माप की पद्धति थी और अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत को पहली बार अपनाया। उसने वफा-ए-विस्वा को अपनाया जो माप की इकाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। उसने मध्यस्थ वर्ग का अंत कर दिया। राज्य द्वारा किसानों से सीधे संपर्क किए जाने से राजस्व अधिकारियों की संख्या बहुत कम बढ़ गई। ये अधिकारी विभिन्न नामों से पुकारे जाते थे। उदाहरण के लिए उस्माल, मुशर्रिफ, मुहा, सिल्लान, नबी सिंदगान आदि। मोरलैंड के अनुसार मध्यस्थ वर्ग में खूट, मुकद्दम और चौधरी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने हक-ए-खूटी और किस्मत-ए-खूटी का अंत कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजकीय अधिकारियों में भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ गया। माना जाता है कि नायब वजीर शरीफ केनी ने भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया। हक-ए-खूटी अपने पारिश्रमिक के रूप में इस वसूली का एक अंश प्राप्त करने का हक, किसानों से उनकी उपज का कुछ अंश प्राप्त करना। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। एक, मध्यस्थ वर्ग को उसने हक-ए-खूटी का अधिकार तो दे दिया किंतु किस्मत-ए-खूटी का अधिकार नहीं दिया। साथ ही उन्हें गृहकर और चराई कर से मुक्त कर दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि को मापने की व्यवस्था भी जारी रखी, परंतु साथ ही अवलोकन और वास्तविक उपज बरहुक्म हासिल के आधार पर भी कर का निर्धारण जारी रखा। वस्तुतः अलाउद्दीन खिलजी के काल में कर प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत यह था कि सबल वर्ग का बोझ निर्बल वर्ग पर नहीं पड़ना चाहिए। मुहम्मद बिन तुगलक के समय भूमि मापने की प्रथा फिर अपना ली गई, परंतु स्थिति तब बिगड़ गई जब अनाज के रूप में वसूली वास्तविक उत्पादन के आधार पर न करके राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार वफा-ए-फरमानी के आधार पर किया गया। उसी तरह नकद रूप में वसूली भी बाजार में प्रचलित मूल्य के आधार पर नहीं की गई, वरन राज्य द्वारा घोषित मूल्य निर्ख-ए-फरमानी के आधार पर किया। बाकी अगले पार्ट में।